हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचिंग पाठशाला। तो पीवाईक्यू सीरीज़ में आज से हम जीएस के पीवाईक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। एक दिन में एंशिएंट हिस्ट्री, अदर डे मेडिवल और उसके अगले दिन हम मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म करेंगे। मे भी वीडियो थोड़ी 30 मिनट 40 मिनट तक चली जाएगी, पर एक दिन में आपका ये काम हो जाएगा और इसको बार बार रिपीटिवली आप देख के जीएस में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अब बहुत कम टाइम बचा है। तो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट, जहाँ तक मेरी एनालिसिस कहती है, जो मैंने अभी एनालाइज की हैं चीज़ें, कि मॉडर्न का पार्ट हमसे थोड़ा सा ज़्यादा में भी एक्सपेक्टेड रहेगा पेपर में पूछने के लिए। इसलिए हम इसके पीवाईक्यू करते हुए आप कहीं नोट कर सकते हैं वन लाइनर में, या मेरे साथ साथ यहीं पे पढ़ सकते हैं। तो पहला है कि पुरापाषाण काल को प्रायः कितने भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में हम सभी जानते हैं, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके और इसका टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं, कितने हज़ार से कितने हज़ार वर्ष तक कौन सा पुरापाषाण काल था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण पहलू था। आप सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र राजनीतिक पुस्तक थी, तो इसमें जासूसों को बहुत मजबूत तंत्र बताया गया है। गुप्तचर व्यवस्था का इसमें बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, और इसमें 6 अंगों को बहुत मजबूत बताया गया, जिसमें जो कान है, वो मित्र हैं, जंघा है, वो किला है, ऐसे करके ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। अगला है हमारा, मौर्योत्तर काल में निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य भारत में शकों का उत्तराधिकारी बना। तो कुषाण। मौर्योत्तर काल में शकों का उत्तराधिकारी बना। कुषाणों को यूची और तोखरी भी कहा जाता था। हरित मैदानों में ये खान देश के लोग थे। कुजुल कटफाइसिस कुषाण साम्राज्य का शासक था। कनिष्क सबसे शक्तिशाली था। मथुरा में जो है इन्होंने राजधानी बनाई थी, और स्वर्ण सिक्के सबसे ज़्यादा इसी काल में ढाले गए थे। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगला है हमारा, गुप्त शासकों ने बड़ी संख्या में किसके सिक्के जारी किए थे। तो सोने के सिक्कों की शुरुआत कुषाणों ने की थी, लेकिन सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित नहीं है। कालीबंगा हम सब जानते हैं राजस्थान में, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, लोथल गुजरात में, तो मोहनजोदाड़ो। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हड़प्पा का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे बसाया गया था। तो रावी के किनारे। और इसमें आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि किस नदी, ऐसे आप शहर बनाइए और इधर बायां और इधर दायां लिखकर आप चीज़ें कर सकते हैं, ताकि वो एक ही बार में आप कर लें। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पुरापाषाण स्थल नहीं है। तो बराबर की गुफाएं तो बहुत बाद में बनी है ना, तो इसका संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा था। द्वारिका, हड़प्पा, मुजरिस, सांची। तो हड़प्पा। द्वारका तो आप सभी जानते हैं, और सांची ये स्तूप से है, तो ये भी नहीं है ना। मुजरिस तो आप निकाल ही सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में तो हम ऐसे नहीं पढ़े थे हम, तो फेमस चीज़ है। सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता है, तो कांस्य युग की सभ्यता है ना। लोहा सबसे पहले हमें 1500 ईस्वी में मिला था। कहाँ? अतरंजी खेड़ा से, है ना। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पुरातत्व स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, है ना, मृतक टीला। रखालदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी 1922 में। नेक्स्ट है हमारा, बनावली हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो बनावली हमारा, आगे हम देख लेते हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होगी। तो बनावली जो है वो फतेहाबाद में है। और क्या कहते हैं, RS विस्ट ने इसकी खोज की थी, और जौ मिले थे यहाँ, और मिट्टी से बने हल। बनावली में जल निकासी प्रणाली का अभाव मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि हड़प्पा सभ्यता है तो जल निकासी प्रणाली तो सब जगह होगी, पर बनावली में देखिए अभाव है। तो आप इन बॉक्सेस को कभी इग्नोर मत करिए जब भी आप पीवाईक्यू पढ़िए। पुरातात्विक स्थल बंदरगाह पाया जाता है, तो लोथल में, है ना। गोदीवाड़ा
लोथल में पाया गया था। अभी इसको हाल ही में जब ये साइट बनी थी तब भी ये न्यूज में था। पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी तो हड़प्पा में सबसे पहला स्थल वही था, इसीलिए उस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी, आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा जोर करिए जो 6, 7, 8 की एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और उन पे मेजरली बात हुई है। आप जब 6, 7, 8 की एनसीईआरटी खोलेंगे तो देखेंगे ये सब टॉपिक्स डिटेल में वहाँ भी दिए गए हैं, तो इतना तो वो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि हमें 6, 7, 8 की एनसीईआरटी ठीक से आती हो। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा शहर है? तो लोथल। क्वेश्चन आप रिपीट हो रहे हैं, देख लीजिए सीधे सीधे। कौन सा स्थान जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? तो हड़प्पा। ठीक है। निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता में स्थलों में महान स्नानागार तो कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो। कभी कभी इसकी लंबाई चौड़ाई भी पूछ लेते हैं, तो ये हमें याद रखना होगा। 11.88 मीटर लंबा, 7.1 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से हड़प्पा के किस काल में समुद्री व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं? तो लोथल में, क्योंकि वहाँ पे गोदीवाड़ा मिला है और पश्चिमी एशिया में था, यहाँ से जहाज भेजे जाते थे और ये भोगवा नदी के किनारे है। अगला है हमारा, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल। फिर देखिए लोथल के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। हड़प्पा स्थल नदी किस रावी के किनारे है? ठीक है। हड़प्पा वासी किस नगर की प्राचीन लिपि का प्रयोग? तो इनकी लिपि कैसी थी? प्रतीकात्मक। यहाँ देखिए ऐसे आप पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएंगी चीजें, तो ये पिक्टोग्राफिक थी, चित्रलिपि थी इनकी। बृहत हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है, तो राखीगढ़ी। हरियाणा में राखीगढ़ी है हमारा, और ये सबसे बड़ी साइट भी है इंडिया में। इंडिया में जो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है वो राखीगढ़ी है। भारत का नाम जो मोहनजोदड़ो के खोज के साथ जुड़ा हुआ है, तो आर डी बनर्जी है ना, आर डी बनर्जी हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि खोजकर्ताओं में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है हमें। अश्वमेध यज्ञ प्राचीन राजाओं द्वारा शाही संप्रभुता साबित करने के लिए किया जाए, इसमें बलि दी जाती थी घोड़े की, तभी तो इसको अश्वमेध यज्ञ कहते थे। किस वेद में श्वेताश्वरोपनिषद सन्निहित है? तो श्वेताश्वरोपनिषद है, यजुर्वेद में सन्निहित है। ठीक है। 108 उपनिषद हैं और 14वें छंद में है ये। रामायण लिखित है, तो रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने। अगला हमारा, भगवत गीता किस पौराणिक उस पे है? तो महाभारत पे। भगवत गीता हमारी महाभारत पे है। भारत के इसको एक कई क्वेश्चन में पूछा गया है, तो कि इसे बोलते क्या है महाभारत को? ऐसे तो जय संहिता बोलते हैं। ठीक है। महाभारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म हुआ था, तो केरला में। इन्होंने दिया क्या है? अद्वैतवाद, है ना। आगे ये देखिए दिया हुआ है अद्वैतवाद। भागवत गीता में कितने छंद हैं? तो 700 छंद हैं गीता में। अणुव्रत का सिद्धांत किसने दिया था? तो अणुव्रत जैन था, जैन द्वारा है। और बुद्ध का जन्म लुम्बिनी। जन्म और मृत्यु में हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। कौन से राज्य को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल कहा जाता है? तो बिहार, है ना। नागा, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन है? तो महावीर। ये सब तो इन्होंने तो सभा ही कराई थी, तो नहीं। कौटिल्य तो बहुत बाद में, आप नागार्जुन से कंफ्यूज हो जाते, वो अनुयायी थे पर उन्होंने किया नहीं था, उनके समकालीन नहीं थे। बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं मिलते हैं, तो नागार्जुन कोंडा में, है ना। कार्ले में है गुफाएं, अजंता में भी है प्रतिमा, नासिक में भी है, यहाँ नहीं मिलता है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत दर्शन के जिन्हें 6 दर्शन कहा जाता है, कितने हैं? 6 कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। सॉरी, मैंने वो बता दिया। ये 6 दर्शन हमारे न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा है। मैंने आपको कुछ और ही बता दिया, सॉरी। ठीक है। और इनके वो भी आप याद कर लीजिएगा कि न्याय किसने दिया है, सांख्य किसने दिया है, योग किसने दिया है, तो ये याद करने वाली चीज़ है। बौद्ध परिषदों की कुल संख्या 4, और प्लीज़ आप इन्हें परिषद
सॉरी, हमारी कितनी हुई है? 6 6 हुई हैं। 4 मुझे संगीतीय अचानक से याद आ गया था, 4 नहीं। ठीक है, तो पहली बौद्ध परिषद 483 अजातशत्रु के संरक्षण में राजगृह, द्वितीय कालाशोक के समय 383, तृतीय अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में, चतुर्थ कश्मीर के कुंडलवन में, पांचवी इसका राजा मिंडन के संरक्षण में 1871 बर्मा मांडले में, छठी काबा ए के संरक्षण में 1954 यूनू के संरक्षण में संपन्न हुई है ना, ये भी बर्मा के है ना। शंकराचार्य अद्वैतवाद ऊपर हम कर चुके हैं। विशिष्ट द्वैताद्वैत नामक दर्शन की स्थापना किसने की है? ऊपर मैंने कहा कि आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, ये जरूरी है। तो विशिष्ट रामानुज, इसको याद करने का एक तरीका है कि विशिष्ट कौन था? राम, तो रामानुज। द्वैत द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद इसको 2 बार ऐसे डिवाइड कर लीजिए तो निम्बकाचार्य। ठीक है, और शुद्ध द्वैतावाद तो वल्लभाचार्य है ना। और इनके संप्रदाय भी कभी कभी पूछ लेते। तो राम कौन है? श्री। और माधव कौन थे? ब्रह्म के रूप माने जाते हैं। निम्बार्क, ऐसे नींबू जैसा टेस्ट, तो क्या हो जाती है? सनक। और शुद्ध द्वैतावाद तो वल्लभाचार्य, तो जो वल्लभ थे वो कैसे रौद्र रूप वो रखते थे, है ना। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, बस एक तरीका है, नथिंग एल्स। अगला जो है हमारा, कौन सा वेद मुख्यतः लयबद्ध प्रारूप या छंद से मिलकर संगीतात्मक रचना में? तो सामवेद है ना। ठीक है, त्रिपिटक शास्त्रों के सिद्धांत में कैनन ऑफ स्क्रिप्चर शब्द है, तो त्रिपिटक किसने? बौद्ध ने लिखा है। त्रिपिटक है इनके, तो कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। आगे क्वेश्चन बन सकता है कि किसमें क्या लिखा है, विनय में क्या है, सुत्त में क्या है, अभिधम्म में क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुत्त विनय पिटक में विनय मतलब नियम, तो नियम विचार संबंधित है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश, और अभिधम्म में बौद्ध की शिक्षा है। धम्म क्या था? शिक्षा था, तो अभिधम्म में भी शिक्षा है। ठीक है, बामियान बुद्ध की मूर्तियों को भारतीय कला की किस शैली के अनुरूप तराशा गया है? तो गांधार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बामियान जो है बलुआ पत्थर की चट्टानों से बनाई गई हैं। ये 5वीं सदी की मूर्तियां हैं, और सबसे ऊंची बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है। तालिबान में अफगानिस्तान में जो तोड़ा गया था वो गांधार शैली पर दिखाई गई है। एक मूवी है उसमें दिखाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्रमुख सभ्यता महाजनपद किस काल में है? तो लौह युग। अगला हमारा क्वेश्चन है, बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। भगवान बुद्ध के जीवन काल में महान राज्य मौजूद थे, तो 16 महाजनपद थे। प्लीज इनको याद कर जाइएगा, और इनकी कैपिटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है हमारा, भारतीय पुरातत्व ने हाल ही में एक बौद्ध स्थल से दुर्लभ आदमकद प्लास्टर की मूर्ति का पता लगाया। यह है तेलंगाना में, तेलंगाना में ये है। तो ये मुझे लगता है उस समय 2019 में करंट में रहा होगा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया है। अगला है हमारा, बुद्ध के जीवन की घटनाएं। तो जन्म कोई लेता है तो क्या? ज्ञान। अब इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ज्ञान बोधि वृक्ष है ना। तो मृत्यु किसी की हो जाती है तो क्या? स्तूप वो छोड़ देता है। और जन्म मतलब बैल या सांड, और प्रथम उद्देश्य चक्र। ठीक है, मैच हो गया। बुद्ध और महावीर किस जनपद में महाजनपद से आते थे? तो वैशाली में हुआ था, जो वज्जी के अंतर्गत आता था। बौद्ध के जो ये अलग अलग से आते थे, इसीलिए देखिए क्वेश्चन लेमिनेटेड है, स्टार है। कपिलवस्तु लुम्बिनी स्थान पे हुआ था, जो शाक्य गणराज्य के अंतर्गत आता था, महाजनपद में नहीं था। ये शाक्य नहीं था महाजनपद में। इन्होंने प्रचार सबसे ज़्यादा बौद्ध ने वैशाली में किया था, और वहीं पे इन्होंने सबसे ज़्यादा अपना जीवन भी व्यतीत किया था, वैशाली में। कौन सा महायान बौद्ध दर्शन या हीनयान दर्शन के बीच सर्वाधिक बुनियादी अंतर नहीं है? तो देव और देवताओं की पूजा, जाति विहीन समाज, स्तूप पूजन, अहिंसा, पर ये तो दोनों में ही थे। ये दोनों ही इसी चीज़ का प्रचार करते थे।
मोहम्मद पैगंबर का जन्म तो मक्का में हुआ है। बिंबिसार और अजातशत्रु संरक्षक थे, ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, है ना। मौर्य वंश राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त। अगला है, कौन अशोक का पुत्र नहीं है? महेंद्र, कैवल्य, तिवाला, कुणाल। तो ये नहीं है, कैवल्य नहीं है ना। कुणाल अशोक और रानी पद्मावती का पुत्र था, ये भी था। और महेंद्रा तो हम जानते ही हैं, महेंद्र और अपनी पुत्री सिंघमित्रा को इन्होंने श्रीलंका भेजा था, माफ कीजिएगा। और अगर लेवल बढ़ाएं तो ऐसे प्रश्नों को भी पूछ ही सकते हैं कि मैगनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अशोक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता अपने तक पहुंचाने की कोशिश की थी। तो दोनों ही सही हैं, है ना। तो इसके लिए आपको डिटेल ये पीआरटी में DSSB में पूछा ही गया है, तो संभावना तो है कहीं ना कहीं। अमित्रोचेट्स, ये बिंदुसार को इसने कहा था, है ना, यूनानियों ने। अगला है हमारा कि यह एक बड़ा सुंदर शहर, ये देखिए किसी का वर्णन है, ये विवरण किसी ने दिया है, तो ये विवरण है पाटलिपुत्र का। आप रीड कर लीजिएगा, एनवीएस का है तो थोड़ा सा मुश्किल है, पर प्रिडिक्ट तो बहुत चीज़ें नहीं की जा सकती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य था अशोक का दादा। अब ऐसे क्वेश्चन तो भगवान ही जाने क्या ही हो सकती हैं चीज़ें, पर देखते हैं। गौतमी पुत्र श्री सतकीर्ण वंश के राजा थे, तो सातवाहन वंश के राजा थे। ये जो माताओं का टाइटल है वो सातवाहनों ने ही लिया था। किस इंडो बैक्टीरियाई शासक ने भारत में यूथिडेमिड साम्राज्य की नींव रखी थी? तो ये था डेमेट्रियस वन थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के राजा कनिष्क निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो कुषाण से। अश्वघोष जो राजा के दरबार में रहता था, उसने बुद्ध चरित्र लिखी, कनिष्क के दरबार में रहता था अश्वघोष। कनिष्क महान जो राजवंश के तुरुष्क सम्राट थे, उन्होंने गंधार स्कूल की यूनानी बौद्ध कला को प्रोत्साहन किया, वो कुषाण थे, कुषाण राजवंश के थे। फिल इन द ब्लैंक्स है ये। नेक्स्ट है हमारा, भरमौर में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश में गुप्त युग के बाद भारत का प्रथम हिंदू मंदिर है? तो ये लक्षणा देवी मंदिर है। भरमौर में ये लक्षणा देवी मंदिर है, ठीक है, तो इसको हम याद कर लेते हैं। आप एक लाइन में मेरे ख्याल से लिखते ही चलिए तो वो बेटर चीज़ें होंगी। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त सेकंड ने। गुप्त वंश के शासक के दौरान कुतुब मीनार के नज़दीक लौह स्तंभ पर किसका समाधिकार है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो चंद्रगुप्त सेकंड से। अगला हमारा, दिल्ली में महरौली में स्थित लौह स्तंभ पर माना जाता है कि इसकी शौर्य गाथा अंकित की गई है, तो चंद्रगुप्त सेकंड की। अजंता और एलोरा की गुफाएं के पास हैं? तो औरंगाबाद के पास है। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में। 3वीं शताब्दी में वाकाटक संस्थापक कौन था? विंध्य शक्ति। वाकाटक विंध्य शक्ति था। और सबसे जो महत्वपूर्ण थे वो प्रवरसेन थे, है ना, इम्पोर्टेंट राजा। भारत में स्थित राजा नरसिंह देव वन का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क में। कोणार्क में स्थित है इनका मंदिर, और भगवान सूर्य को समर्पित है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया 1984 में। पहली कुछ साइटों में से एक था। राजराज वन वंश के शासक थे, तो ये चोल वंश के शासक थे। अगला है हमारा, वंश का कौन सा स्थान युग्म सही है? चोल, उदयरूर, पल्लव, कांचीपुरम। दोनों सही हैं।
है ना, ये राजधानी पूछा है दोनों की, तो दोनों सही है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सबसे शक्तिशाली चोल शासन माना गया है? तो राजराज वन। इन्होंने क्या उपाधि ली थी? जबकि चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। कला और धर्म के संरक्षक होने के साथ साथ इन्होंने संगठनात्मक और राजनीतिक प्रतिभाशाली शासक भी थे ये। कलिंग उड़ीसा पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी, श्रीलंका पे भी प्राप्त की थी। अपने गुफा मंदिर के लिए प्रसिद्ध घारापुरी द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो घारापुरी जो द्वीप है वो मुंबई तट पर स्थित है। इनकी भव्य जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? ये बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं ने बनवाया था। इनका जो है वो पैतृक मंदिर था। इसमें ये शिव की पूजा करते थे और प्रतीकात्मक बना हुआ है। चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह का है? तो ये है नैनार का। ठीक है। चोल काल में निर्मित नटराज की मूर्ति में भगवान के कितने हाथ हैं? 4 हाथ हैं, है ना। और ये क्या मुद्राएं दर्शाते हैं? तो उनके चारों ओर अग्नि के घेरे हैं। एक पाँव में उन्होंने अकस्मा को दबा रखा और दूसरे पाँव में नृत्य मुद्रा में ऊपर की ओर उठाए। दाहिने हाथ में डमरू पकड़ा है और डमरू की आवाज सृजन का प्रतीक है। तो ये नटराज मुद्रा ये दर्शाती है कि एक तरफ वो विनाश कर रहे हैं और दूसरी तरफ से वो सृजन कर रहे हैं। मंदिर का निर्माण राजराज चोल द्वारा किया गया था। तो ये है बृहदेश्वर मंदिर, है ना। बौद्ध प्रतिमाओं का इनकी दीवारों पर वर्णन उत्कीर्ण कराया गया है। चालुक्य वंश का राजधानी था। तो चालुक्य की राजधानी बादामी थी। पढ़ लेते हैं इसकी डिटेल। पुलकेशिन प्रथम जो है प्रथम चालुक्य वातापी वास्तविक शासक था। इसने बादामी को अपनी राजधानी बनाया और वंश को पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हराया था। परमेश्वर की उपाधि भी इसने ली थी। चालुक्य वंश का जो संस्थापक था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? कृष्ण प्रथम द्वारा। एलोरा का मंदिर कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया, जो औरंगाबाद जिले में एलोरा की गुफाओं में स्थित है। अनंत वर्मन वंश का शासक था। तो गंग वंश का शासक था। अनंत वर्मन गंग वंश का शासक था। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण उनके द्वारा कराया गया है और पूर्वी गंग राजवंश ने कलिंग पर शासन किया था। कलिंग उड़ीसा को ही कहते थे। कौन चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा है? तो एलोरा। कोणार्क का सूर्य मंदिर चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा का उदाहरण नहीं है। नहीं पूछा है और मैंने वही लगा दिया। ये गलती आपसे हो सकती है, तो प्लीज़ हमेशा नहीं हाँ जरूर मार्क करें। ये सबकी राजधानियां दी गई हैं तो हम मिला लेते हैं। पल्लव। पल्लव की राजधानी कांची हमें पता है, ऑप्शन सी। तो 2 ऑप्शन हमारे कट गए। फिर चालुक्य अभी हमने पढ़ा था राजधानी बादामी, तो बी का ए। अब देखिए 50-50 हमारा हो गया, यानी हमें 3 ऑप्शन पता होने पड़ेंगे। तो पांड्य की राजधानी मदुरा हमें पता है, तो ऑप्शन हमारा हो गया सी, है ना। नेक्स्ट है हमारा, भारत कई खूबसूरत प्राचीन मंदिरों का एक देश है। कौन सा मंदिर सबसे व्यापक, ठोस चट्टानों की खुदाई और वैभवशाली धार्मिक? तो ये एलोरा का कैलाश मंदिर है, जाहिर सी बात है। हालांकि देखिए सारे कंदर्प काट के ही बनाए गए हैं। मामल्लपुरम का महाभृथी मंदिर भी, खजुराहो का विष्णु मंदिर भी, कैलाश मंदिर भी। सूर्य मंदिर यहाँ स्थित है, वो है कोणार्क में। नटराज की प्रसिद्ध कांसे की प्रतिमा इसका उत्तम उदाहरण है। चोल काल का। चोल काल का उदाहरण है और तांडव नृत्य कर रहे हैं। 7वीं और 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर घाटी पर शासन किया। किसने किया? कारकोट राजवंश ने शासन किया। किस चालुक्य राजा ने अभिनव सिद्धराज की उपाधि ली? तो मूलराज भीम टू ने ली। और ये 901 से गुजरात का वो जो प्रसिद्ध हुआ, तो अभिनव सिद्धराज। संगम काल दक्षिण भारत का काल है। तो 300 बीसी से 300 एडी तक को संगम काल कहते हैं। दिल्ली की सुरक्षा प्राचीर में कौन सा इब्न बतूता के द्वारा उत्तम दरवाजा बताया गया है? तो इब्न बतूता के द्वारा दिल्ली दरवाजे को इब्न बतूता ने
उत्तम दरवाजा बताया गया है, इसने रहला लिखी है जो सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बहुत ही रोचक जानकारियां देता है। मोरक्को का निवासी था। भारत के मूल निवासी थे सिख, मुगल, ईसाई, ये सब बाहर से आए थे। भारत के मूल निवासी द्रविड़ थे। इनका संबंध मुख्यतः दक्षिण भारत से। ये लोग तमिल, तेलुगु, कन्नड़। अब इसमें मेजरली आप देखेंगे कि DSSB PRT और इनके सवाल पूछे गए, क्योंकि अगर DSSB PRT में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे थे तो बहुत उम्मीद हम कर सकते हैं कि KVS PRT में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि तब जब KVS का 2023 वाला एग्ज़ाम हुआ था तब उतना नहीं पूछा जाता था GS जितना इस बार सिलेबस चेंज होने के बाद पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन है जिसमें से आप 10-12 स्टैटिक GS के और 7-8 क्वेश्चन करंट के तो पक्का प्रिपेयर करके चलिए। तो मुझे लगता है अगर 12 क्वेश्चन पूछेगा तो हर सब्जेक्ट से 1-2 क्वेश्चन तो वो टच करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और 1-2 क्वेश्चन टच करने का मतलब है कि हर सब्जेक्ट के हाईलाइटेड पार्ट। तो प्लीज़ अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हाईलाइटेड चीज़ें ज़रूर पढ़ के जाइए टू गेट इन। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, and please do subscribe my channel Teaching Pathshala. Thank you. Happy learning.